जरा कल्पना कीजिए कि कोई अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाए, मतलब अपने खून पसीने का पैसा किसी एक ऐसी चीज पर लगाने जा रहा है जिसे उसने शायद पहले कभी खरीदा ही नहीं। जो कि ज्यादातर लोगों के साथ होता ही है। बिल्कुल। और ये सब वो एक ऐसे अजनबी के भरोसे कर रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य शायद सिर्फ अपना कमीशन कमाना है। डरावना लगता है ना? बहुत डरावना। और यही वजह है कि रियल एस्टेट के नाम से ही लोग थोड़ा घबराते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। जब भी कोई बड़ी खरीदारी होती है, खास तौर पर रियल एस्टेट जैसी चीज की, तो अक्सर दिमाग में तनाव आ ही जाता है। अनगिनत ब्रोशर, समझ ना आने वाले नियम। और एक ऐसा सेल्समैन जो बस किसी भी तरह एक डील पक्की करना चाहता है। राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पूरे अनुभव को ही पलट दिया जाए तो क्या होगा? आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी बदलाव पर बात करने वाले हैं। और आज का विषय सच में बहुत दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। आज हमारी रिसर्च के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे मास्टरिंग अथॉरिटी एज अ लोकल रियल एस्टेट एक्सपर्ट नाम के एक मॉड्यूल के तीसरे हिस्से से लिए गए हैं। और आज हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि रियल एस्टेट की इस जटिल दुनिया में सबसे शक्तिशाली ब्रांड एक लोकल मार्केट एक्सपर्ट का ही क्यों होता है। बिल्कुल। और जो लोग भी आज इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके लिए, हाँ, चाहे वे रियल एस्टेट से जुड़े हों या किसी भी ऐसे पेशे में हो जहां ज्ञान के आधार पर एक ब्रांड बनाना होता है, उनके लिए यहाँ बहुत कुछ है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के बारे में नहीं है। एकदम नहीं। ये इस बारे में है कि ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा विश्वसनीय ब्रांड कैसे बनाया जाए जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। बिल्कुल। और इस पूरी रिसर्च का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, हाँ। वो एक बहुत पुरानी और स्थापित धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। अच्छा, वो कैसे? कि यशों से ये माना जाता रहा है कि अगर किसी को बाजार में सफल होना है तो उसे एक बहुत ही आक्रामक सेल्स पिच की जरूरत है। मतलब उसे बात करने में बहुत तेज होना चाहिए। हाँ। और लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। लेकिन आज के डॉक्यूमेंट्स हमें एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। ये मॉड्यूल स्पष्ट रूप से बताता है कि असली ताकत किसी को बातों में उलझाने में नहीं है। तो फिर किसमें है? ताकत असल में ज्ञान में है। और उससे भी बड़ी बात, उस ज्ञान को हर जगह फैलाने के बजाय एक विशेष क्षेत्र तक, यानी एक लोकल मार्केट तक सीमित करके उसे बहुत गहरा करने में है। मतलब एक छोटे इलाके का बहुत बड़ा जानकार बनना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी एक खास इलाके का पूर्ण विशेषज्ञ बन जाता है तो वो एक आम विक्रेता की श्रेणी से ऊपर उठकर एक सलाहकार बन जाता है। और एक बार बाजार किसी को सलाहकार मान ले तो पूरा खेल ही बदल जाता है। लोग फिर उससे मूलभाव नहीं करते, वे उससे दिशा निर्देश मांगते हैं। क्या बात है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये दावा करना तो बहुत आसान है कि मैं एक सलाहकार हूँ, लेकिन दुनिया के सामने जाकर ये दावा करने से पहले उस व्यक्ति के पास असल में वो ठोस ज्ञान होना भी तो चाहिए ना। हाँ, कोई सिर्फ एक बोर्ड लगाकर खुद को एक्सपर्ट नहीं कह सकता। राइट। हमारी रिसर्च में इस बात का बहुत बारीकी से जिक्र है कि एक लोकल एरिया एक्सपर्ट बनने की पहली सीढ़ी क्या है, और ये सीढ़ी है स्थानीय बाजार की गहरी समझ। जो कि सबसे बुनियादी चीज है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार एक एजेंट को मुख्य रूप से 6 चीजों की बहुत ही गहरी और सटीक जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक एक करके बताती हूँ। हाँ, बताइए। तो का रुझान, तीसरा आगामी बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा डेवलपर की प्रतिष्ठा, पांचवा किराए से होने वाली आय यानी रेंटल यील्ड, और छठा निवेश की संभावनाएं। ये 6 बिंदु पूरी नींव बनाते हैं। अब देखिए, जब मैं इन 6 बिंदुओं को एक साथ देखती हूँ तो ये मुझे एक टूर गाइड होने जैसा लगता है। टूर गाइड? वो कैसे? मतलब ये किसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताने वाला टूर गाइड नहीं है। यहाँ लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी को एक सही दिशा दिखाई जा रही है। एक साधारण टूर गाइड बताता है कि कौन सी गली कहाँ जाती है, लेकिन एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट ये बताता है कि आज लगाया गया पैसा भविष्य में कहाँ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक आम धारणा ये है कि रियल एस्टेट का मतलब है ईंट, पत्थर, सीमेंट और जमीन। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। तो क्या सिर्फ मौजूदा प्रॉपर्टी और उसकी आज की कीमत की जानकारी होना काफी नहीं है? ये जो आगामी बुनियादी ढांचा या डेवलपर की प्रतिष्ठा जैसी बाहरी चीजें हैं, क्या ये सच में असली गेम चेंजर साबित होती हैं या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इसका जवाब पूरी तरह से उन बाहरी कारकों में ही छिपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। देखिए, अगर हम सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट की बात करें
तो वो तो हर जगह एक जैसा ही होता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन का सामान तो वही रहेगा। बिल्कुल। एक इमारत को बनाने का जो निर्माण मूल्य है वो एक शहर के अंदर लगभग तय होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल एक ही डिजाइन और एक ही तरह के मटेरियल से बनी दो इमारतें, जो शायद एक दूसरे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, हाँ, उनकी कीमतों में जमीन आसमान का फर्क होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि इलाके का फर्क होता है। सही कहा। ये फर्क पैदा करता है लोकल मार्केट और उसके आसपास का इकोसिस्टम। जब हम आगामी बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम असल में भविष्य की एक टाइम मशीन में बैठ रहे होते हैं। टाइम मशीन, ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। मान लीजिए कि किसी इलाके में आज सिर्फ खाली मैदान और धूल भरी सड़कें हैं। एक आम इंसान वहां जाएगा और सिर्फ उस खाली मैदान को देखेगा। उसे लगेगा कि ये जगह तो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक लोकल मार्केट एक्सपर्ट जिसने सरकारी दस्तावेज पढ़े हैं, जिसे मास्टर प्लान की समझ है, वो जानता है कि वहां से ठीक 2 साल बाद एक नया एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है या कोई नई मेट्रो लाइन आने वाली है। हाँ, तो वो विशेषज्ञ आज की धूल नहीं देख रहा है, वो उस भविष्य की मेट्रो लाइन के कारण पैदा होने वाली निवेश की संभावनाओं को देख रहा है। मतलब वो वर्तमान के आधार पे नहीं, बल्कि भविष्य के डेटा के आधार पर प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कर रहा है। एकदम सही। ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। लेकिन जो चौथा बिंदु था, डेवलपर की प्रतिष्ठा, वो कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ एक ब्रांड नेम होने जैसी बात है, जैसे हम किसी महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं? नहीं, ये कपड़ों के ब्रांड से बहुत अलग और कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। डेवलपर की प्रतिष्ठा असल में बाजार में जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल है। रिस्क मैनेजमेंट, वो कैसे? देखिए, रियल एस्टेट में खासतौर पे जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है तो वो असल में एक वादे पर अपना पैसा लगा रहा होता है। हाँ, वादा कि 3 साल बाद उसे एक घर मिलेगा। और उस घर की निर्माण गुणवत्ता वैसी होगी जैसी ब्रोशर में दिखाई गई थी। अब मान लीजिए कि कीमतों का रुझान बहुत अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट किसी ऐसे डेवलपर का है जिसका इतिहास रहा है कि वो हर प्रोजेक्ट में 5 साल की देरी करता है या कानूनी पछड़ों में फंस जाता है। बाप रे, तब तो सारा पैसा डूब सकता है। बिल्कुल। तब वो सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं रह जाता। अगर किसी एजेंट को ये गहराई से पता है कि कौन सा डेवलपर वादे पूरे करता है और कौन सा लोगों का पैसा फंसा देता है, तो वो अपने क्लाइंट को सिर्फ एक घर नहीं दिला रहा है, वो उसे एक बहुत बड़े मानसिक और वित्तीय जोखिम से बचा रहा है। सही कहा। इसीलिए ये जो 6 बिंदु हमारी रिसर्च में दिए गए हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये एक जटिल मशीन के पुर्जों की तरह आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। समझ रही हूँ। मतलब आगामी बुनियादी ढांचे और डेवलपर की प्रतिष्ठा को समझे बिना कोई भविष्य की संभावनाओं का सटीक आकलन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब केवल आज का डेटा पढ़ना काफी नहीं है, एक डिटेक्टिव की तरह भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करना जरूरी है। हाँ, एक असली विशेषज्ञ की यही पहचान है। लेकिन देखिए, ज्ञान को इस स्तर तक ले जाना और दिमाग में इस तरह का डेटाबेस तैयार कर लेना, मुझे लगता है ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने ये सारी रिसर्च कर ली, उसे हर प्रोजेक्ट का कच्चा चिट्ठा पता है, लेकिन बाजार को ये कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास ये सारा ज्ञान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक किसी को पता ही नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है, तब तक उस एक्सपर्टीज का कोई व्यावसायिक मूल्य तो है ही नहीं। एकदम सही बात है। और यहीं से हमारी रिसर्च हमें अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की ओर ले जाती है। कंटेंट क्रिएशन। हाँ, कंटेंट क्रिएशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोकल मार्केट की समझ को लोगों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका कंटेंट क्रिएशन है। और इसमें कई बेहतरीन आइडियाज भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि नियमित रूप से स्थानीय प्रॉपर्टी की कीमतों के अपडेट्स देना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर प्रोजेक्ट वॉक थ्रूज रिकॉर्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस दिखाना, जैसे कोई नया फ्लाईओवर बन रहा है तो उसका अपडेट देना। राइट, गहराई से निवेश का विश्लेषण करना और बाजार के रुझानों को समझाना। यहाँ रिसर्च में एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण है? एक वीडियो या आर्टिकल जिसका शीर्षक हो सकता है नोएडा एक्सटेंशन में टॉप 5 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत ही कैची टाइटल है। हाँ, और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जब मैं इस कंटेंट क्रिएशन वाली रणनीति और ख़ास तौर पर इस टॉप 5 वाले उदाहरण को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा सवाल आता है।
बल्कि आप इस मॉडल को चुनौती देना चाहती हैं। हाँ, मैं इस पूरे मॉडल को ही चुनौती देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक एजेंट ने महीनों मेहनत की, उसने डेटा निकाला, डेवलपर्स का इतिहास खंगाला और फिर इंटरनेट पर अपना ये पूरा विश्लेषण एक वीडियो के रूप में डाल दिया। उसने टॉप 5 प्रोजेक्ट्स का सारा राज मुफ्त में पूरी दुनिया को बता दिया। तो फिर कोई क्लाइंट उसके पास चलकर क्यों आएगा? ये डर बहुत से लोगों को होता है। होना भी चाहिए। कोई भी इंसान बस वो वीडियो देखेगा, ये नोट करेगा कि टॉप 5 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और सीधे उन बिल्डर्स के ऑफिस जाकर प्रॉपर्टी खरीद लेगा। बीच में उस एजेंट की क्या जरूरत रह गई? क्या एक तरह से ये अपना सबसे कीमती ज्ञान, अपनी मेहनत की रिसर्च बिल्कुल मुफ्त में बांटने जैसा नहीं है? ये मुझे पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम लग रहा है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग जो कंटेंट क्रिएशन से डरते हैं उनके पीछे यही सोच होती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है और जो आधुनिक बाजार के मनोविज्ञान को परिभाषित करती है वो ये है कि इंसान का दिमाग बिल्कुल इसके उलट काम करता है। उलट काम करता है मतलब? जो आपत्ति अभी आपने उठाई वो एक बहुत ही पारंपरिक और कमी की मानसिकता यानी स्कार्सिटी माइंडसेट पर आधारित है। थोड़ा और समझाइए। दशकों पहले जानकारी ही सबसे कीमती चीज हुआ करती थी। अगर किसी को पता था कि कौन सी जमीन बिकने वाली है तो वो उस जानकारी को तिजोरी में बंद करके रखता था। हाँ, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था। बिल्कुल, लेकिन आज के समय में जानकारी कोई रहस्य नहीं है। इंटरनेट पर कुछ भी खोजना मुश्किल नहीं है। आज बाजार में कमी जानकारी की नहीं है। तो किस चीज की कमी है? आज बाजार में कमी है भरोसे की, सटीक विश्लेषण की और उस जानकारी के सही उपयोग की। ये पॉइंट बहुत गहरा है। जब कोई एजेंट मुफ्त में अपना इतना मूल्यवान निवेश विश्लेषण साझा करता है तो वो वास्तव में अपनी जानकारी नहीं दे रहा है। तो वो क्या दे रहा है? वो अपनी विचार प्रक्रिया यानी थॉट प्रोसेस और अपनी विशेषज्ञता का सजीव प्रदर्शन कर रहा है। जब लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति को नोएडा एक्सटेंशन के हर एक प्रोजेक्ट की इतनी गहराई से समझ है कि ये सिर्फ नाम नहीं बता रहा, बल्कि ये तर्क दे रहा है कि ये टॉप 5 क्यों है। एकदम सही। और इससे लोग गहराई से प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी वे सीधे बिल्डर के पास क्यों नहीं जाते? ज्ञान तो उन्हें मिल ही गया ना वीडियो से। क्योंकि रियल एस्टेट कोई किराने का सामान या मोबाइल फोन नहीं है कि आपने ऑनलाइन रिव्यू देखा और जाके खरीद लिया। हाँ, ये तो जिंदगी भर का निवेश होता है। बिल्कुल, हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, उसके परिवार की जरूरतें और उसके भविष्य के लक्ष्य बिल्कुल अलग होते हैं। सही बात है। जब कोई व्यक्ति उस मुफ्त टॉप 5 वाले वीडियो को देखता है तो उसे ये तो समझ आ जाता है कि बाजार में कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके विशिष्ट बजट, उसकी टैक्स देनदारियों, हाँ, और उसकी 10 साल बाद की पारिवारिक योजनाओं के हिसाब से उन 5 में से कौन सा एक प्रोजेक्ट सबसे सही रहेगा। ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट रेंटल यील्ड के लिए अच्छा हो वो रहने के लिए अच्छा ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर वो इंसान उस बिल्डर के पास जाने के बजाय उस एजेंट को फोन करता है। क्या बात है। वो मुफ्त कंटेंट एक डिजिटल प्रमाण पत्र की तरह काम करता है जो ये साबित करता है कि एजेंट को सच में बाजार की नब्ज पता है। मतलब ये मुफ्त ज्ञान बांटना नहीं है, ये विश्वसनीयता अर्जित करने की एक रणनीति है। बिल्कुल, लोग जानकारी के लिए नहीं बल्कि उस जानकारी को अपनी जिंदगी पर लागू करने के लिए विशेषज्ञ के पास आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एजेंट मुफ्त में सिर्फ ये बता रहा है कि बाजार में क्या है और वो क्यों अच्छा है, ताकि ग्राहक ये पूछने के लिए उसके पास आए कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे और क्या सही रहेगा। हाँ, यही पूरा मनोविज्ञान है। ये सच में कमाल का है। और जब हम उन कंटेंट आइडियाज की ओर दोबारा देखते हैं, जैसे कि साइट पर जाकर प्रोजेक्ट वॉक थ्रू करना या इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट देना, तो ये सब जानकारी देने वाले वीडियो नहीं है। तो ये क्या है? ये सब मिलकर उस व्यक्ति की एक ऐसी छवि बनाते हैं जो हमेशा जमीन पर मौजूद रहता है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो किसी एसी वाले ऑफिस में बैठकर सिर्फ फोन घुमा रहा है। बिल्कुल, वो असल में उस इलाके की धूल फांक रहा है। हाँ, वो जाकर देख रहा है कि सड़क कहाँ बन रही है या बिल्डिंग के पिलर कितने खड़े हुए हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और यही दृश्य अथॉरिटी बनाता है। राइट। तो अगर हम इस यात्रा को देखें, पहले सही ज्ञान हासिल करना और फिर उस ज्ञान को पारदर्शी कंटेंट के रूप में दुनिया के सामने पेश करना, इस सब का अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका अंतिम लक्ष्य है अथॉरिटी का निर्माण। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में भी यही है। विशेषज्ञता दिखाकर अथॉरिटी बनाने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, मार्केट इनसाइट्स देना। दूसरा, प्रॉपर्टी की निष्पक्ष तुलना करना।
तीसरा निवेश की स्पष्ट सलाह देना और चौथा डेटा आधारित पोस्ट करना। ये चारों स्तंभ बहुत जरूरी हैं। मुझे यहाँ डेटा आधारित पोस्ट और प्रॉपर्टी की तुलना वाले बिंदु बहुत आकर्षक लगे। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं, हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का बाजार एक तूफानी समुद्र की तरह है, जहां हर तरफ भावनाओं और जल्दबाजी की लहरें हैं। बिल्कुल, फियर और लालच का समुद्र। हाँ, हर कोई कह रहा है कि जल्दी खरीद लो, कीमतें बढ़ने वाली है। इस तूफानी समुद्र में डेटा वो भारी और मजबूत एंकर है जो किसी भी एजेंट को लहरों के साथ बहने से रोकता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और ये डेटा ही उससे सिर्फ एक सेल्स पर्सन लगने से बचाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अथॉरिटी बनाने में डेटा का इतना बड़ा रोल क्यों है? इस पूरी चर्चा का ये सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, अथॉरिटी या विशेषज्ञता कोई ऐसा ताज नहीं है जो कोई दूसरा आपको पहना दे। इसे कमाना पड़ता है। बिल्कुल, इसे अपनी कार्यशैली से कमाना पड़ता है। हमारी रिसर्च में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात कही गई है, ज्ञान ही अथॉरिटी बनाता है। ज्ञान ही अथॉरिटी बनाता है। राइट। इसे समझने के लिए हमें एक सेल्स पर्सन और एक सलाहकार के बात करने के तरीके में फर्क देखना होगा। दोनों में क्या फर्क होता है? जब हम डेटा आधारित पोस्ट और प्रॉपर्टी की तुलना की बात करते हैं तो हम भावनाओं, डर और लालच से हटकर तथ्यों और तर्क की दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं। एक साधारण ब्रोकर या सेल्स पर्सन की भाषा कैसी होती है? वो हमेशा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर खेलता है। हाँ, वो कहेगा ये प्रॉपर्टी पूरे इलाके में सबसे अच्छी है, इसे आज ही बुक कर लें। कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी, मौका छूट जाएगा। ये पूरी तरह से भावनाओं और जल्दबाजी पर आधारित है। इसमें कोई तर्क नहीं है, सिर्फ दबाव है। बिल्कुल। और एक अथॉरिटी फिगर कैसे बात करेगा? वो कभी दबाव नहीं डालेगा। वो कहेगा, देखिए, अगर हम डेटा को देखें तो प्रोजेक्ट ए में ये 5 खूबियां हैं और इसकी लोकेशन बेहतरीन है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा धीमा रहा है। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट बी की कीमत 10% ज्यादा है, लेकिन वहां रेंटल यील्ड का डेटा दिखाता है कि पिछले 3 सालों में उसमें 12% की स्थिर वृद्धि हुई है। अरे वाह! ध्यान दीजिए कि यहाँ वो व्यक्ति कुछ बेचने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। वो डेटा को एक खुली किताब की तरह सामने रख रहा है। वो दो संपत्तियों की बिल्कुल निष्पक्ष होकर तुलना कर रहा है। वो कमियां भी बता रहा है और खूबियां भी। और जब कोई इस तरह निष्पक्ष होता है ना, तो वो एक विक्रेता की भूमिका से बाहर निकलकर एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मानव मनोविज्ञान ऐसा है कि लोग हमेशा उस इंसान पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं जो उन्हें ये महसूस कराए कि वो निर्णय लेने में उनकी मदद कर रहा है, न कि सिर्फ अपना कमीशन पक्का करने के लिए उन पर कोई फैसला थोप रहा है। बिल्कुल। ज्ञान ही अथॉरिटी बनाता है। इस सिद्धांत का मूल अर्थ यही है कि बड़े वित्तीय फैसलों में लोग खोखले दावों पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों, निष्पक्ष डेटा और स्पष्ट तुलनाओं पर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाते हैं। एकदम सही। ये सचमुच एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। एक विक्रेता से सलाहकार में बदलना और डेटा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना ही इस पूरी रणनीति की धुरी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। हाँ, 3 स्तरों की एक स्पष्ट रणनीति। बिल्कुल। रियल एस्टेट जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में सबसे शक्तिशाली ब्रांड एक लोकल मार्केट एक्सपर्ट बनना है, और ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक ठोस 3 स्तरीय प्रक्रिया है। इसकी पहली परत है जमीनी स्तर की गहरी समझ, जहां किसी को भी आगामी बुनियादी ढांचे से लेकर डेवलपर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का बारीक ज्ञान होना चाहिए। इसकी दूसरी परत है उस ज्ञान को बाहर लाना, यानी सही कंटेंट का निर्माण, अपने उस ज्ञान को प्रोजेक्ट वॉक थ्रू और मार्केट ट्रेंड्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी जरूरत है। और तीसरी परत? तीसरी और सबसे ऊपरी परत है डेटा आधारित अथॉरिटी, जहां भावनाओं और दबाव का इस्तेमाल करने के बजाय ठोस आंकड़ों के जरिए खुद को एक भरोसेमंद सलाहकार स्थापित किया जाता है। एकदम सही सारांश। ये 3 स्तरीय रणनीति समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान के बुनियादी मनोविज्ञान के साथ गहराई से जुड़ती है। मतलब खतरे से बचने और सुरक्षा की भावना। बिल्कुल। जब कोई डेटा के साथ बात करता है तो वो ग्राहक के मन के डर को खत्म कर देता है। बहुत खूब। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सवाल छोड़ने का समय आ गया है। मैं इसका इंतजार कर रहा था। इस पूरे मॉड्यूल ने हमें बहुत तार्किक तरीके से सिखाया कि किसी एक लोकल मार्केट का अल्टीमेट एक्सपर्ट कैसे बना जाए। सब कुछ बहुत शानदार लगता है, लेकिन
जरा एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। कैसी स्थिति? अगर कोई व्यक्ति किसी एक विशिष्ट इलाके का ऐसा हाइपर लोकल एक्सपर्ट बन जाता है, वो सिर्फ उसी पिन कोड के बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है। और फिर किसी वजह से, चाहे कोई बड़ा आर्थिक बदलाव हो, कोई नई सरकारी नीति आ जाए या कोई प्राकृतिक कारण हो, उस खास इलाके का रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बुरी तरह गिर जाता है। ओहो। तो क्या उसकी ये हाइपर लोकल विशेषज्ञता उसके लिए एक जाल बन जाएगी? क्या वो उसी डूबते बाजार के साथ फंसकर रह जाएगा? ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है ना? या फिर डेटा विश्लेषण करने का तरीका, पारदर्शी कंटेंट बनाने की कला और बाजार की नब्ज को समझकर लोगों का भरोसा जीतने का ये जो पूरा कौशल उसने विकसित किया है, क्या वो कौशल ट्रांसफरेबल है? हाँ, क्या वो अपने आप में इतना मजबूत होता है कि वो इस कौशल को लेकर किसी भी नए इलाके या शायद किसी नए शहर में जा सकता है और रातों रात फिर से एक नया लोकल एक्सपर्ट बन सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या ये एक्सपर्टीज किसी एक जमीन के टुकड़े से बंधी है, या ये उस व्यक्ति के सोचने और विश्लेषण करने के तरीके में बस चुकी है? जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सोचने लायक विषय है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स और एक बिल्कुल नई समझ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।